हेलो एवरीवन। आज हम थर्मोडायनेमिक्स के प्रीवियस ईयर दिसंबर के क्वेश्चन करेंगे। दिसंबर 2025 के CSIR नेट में जो भी क्वेश्चंस आए हैं थर्मोडायनेमिक्स के, आज वो सॉल्व करेंगे। एंड दिस इज ओवरऑल कवरेज है 22 मार्क्स की, विच इज ह्यूज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन 1। मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए शुरू किया, आप ध्यान से देखो। इट इज बेस्ड ऑन पार्टीशन फंक्शन एंड ऑल, और सारे उसके एक्सप्रेशन देख के सभी लोग उसके एक्सप्रेशन देख के ऐसे घबरा जाते हैं कि ये क्या ही चीज है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसमें इसने बोला द एवरेज एनर्जी ऑफ एन एंसेम्बल ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल 1000 kBT एनर्जी है। केबी क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया है, टी है टेम्परेचर। तो 1000 kBT एनर्जी ओवर एवरेज एनर्जी है एंसेम्बल की। ठीक है, अब उसमें कहते हैं ईच पार्टिकल्स कैन हैव एनर्जी, जीरो भी है केबीटी भी है। मतलब उसमें जो सारे सिंगल सिंगल पार्टिकल्स हैं, एक सिंगल पार्टिकल की एनर्जी जीरो भी है और केबीटी भी है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने निकालने हैं, वो किस वैल्यू के क्लोजेस्ट है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, अब एक एनर्जी लेवल है जीरो, एक एनर्जी लेवल है केबीटी। तो हमने यहाँ पे दो एनर्जी लेवल्स बना लिए, बॉटम और टॉप। बॉटम पे बोला है जीरो एनर्जी है, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे हर पार्टिकल की एनर्जी क्या है? जीरो। इसमें जो पार्टिकल्स होंगे हर पार्टिकल की एनर्जी कितनी है? 1 kBT। ठीक है, अब उसने बोला था जो एवरेज एनर्जी है वो 1000 kBT है। 1000 kBT तो तभी होगी ना अगर उसने बोला है ईच पार्टिकल की एनर्जी kBT है, दैट मीन्स यहाँ पे 1000 पार्टिकल्स हैं, तभी 1000 kBT हुई। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द टॉप कितने हैं? 1000 हैं। ठीक है, अब बॉटम में निकालने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? बोल्ट्जमैन लॉ की हेल्प ली। बोल्ट्जमैन लॉ हमें एक इक्वेशन देता है, पार्टिकल्स ऑन टॉप नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट बॉटम इज इक्वल टू, इनकी रेशियो टॉप अपॉन बॉटम इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ऑफ एनर्जी चेंज अपॉन केबीटी। ठीक है, कितना एनर्जी चेंज है? केबीटी। अब एनर्जी चेंज कितना है? एनर्जी चेंज, अब एक लेवल एनर्जी है हमारी केबीटी, एक ही है जीरो, तो एनर्जी चेंज कितना हुआ? केबीटी माइनस जीरो केबीटी, है ना। तो यहाँ पे हमने एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी केबीटी, केबीटी से केबीटी कैंसिल, ई की पावर क्या आ जाएगी? -1। यहाँ पे पार्टिकल्स ऑन टॉप कितने हैं? 1000 है। 1000 बोला ना क्योंकि उसने बोला था 1000 kBT, तो यहां से हमें पता लग गया टॉप में कितने हैं? 1000। अब ई की पावर क्या? -1, ये क्या बन जाएगा? 1/e। ठीक है, अब इसको क्रॉस कर दो, 1000 इंटू ई एक्सपोनेंशियल है ना, तो वहां से हमारे क्या निकल जाएंगे? पार्टिकल्स ऑन बॉटम निकल जाएंगे। बॉटम के पार्टिकल निकल गए, टॉप के आपको पता है 1000, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए? ओके, सो इट्स वेरी सिंपल। आपको इतना पार्टीशन फंक्शंस वो सब फॉर्मुलेशन इतनी रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। चीज को एक बार सिंपल तरीके से समझो। ये बिल्कुल सारा स्टैट वाला थर्मोडायनेमिक है, तो इसमें स्टैटिकल जैसे मैथ करते हो ना स्टैट वाला, तो सेम वही उस तरीके से सोचने की ट्राई करो। इसके अलावा ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, ऐसे ही एक 2 मार्क्स में भी आया है। मैंने इन दोनों को एक साथ इसीलिए लिया है, तो कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी ईजी हो जाती है, जल्दी हो जाती है। ठीक है, अब इसमें उसने क्या बात की है? पार्टीशन फंक्शन की बात की है। देखिए फिर से, है ना, द पार्टीशन फंक्शन ऑफ टू इनडिस्टिंग्विशेबल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टीशन फंक्शन निकालना है दो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब जिसपे आप डिफरेंस, फर्क ना समझ सको, दोनों बिल्कुल सेम हो, चाहे आप इसको 1 ले लो 2 ले लो, तो कोई फर्क नहीं है उसमें। ठीक है, वेयर वन और बोथ कैन ऑक्यूपाई एनी ऑफ द टोटल अवेलेबल एनर्जी लेवल, जहां पे या तो किसी एक ने या दोनों ने इनमें से कोई ना कोई एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई किया हुआ है, या जीरो को या ई को। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ये सारे केसेस फिर देख लेने हैं। ठीक है, कैसे देखेंगे सारे केसेस? दो पार्टिकल्स है ना, मान लेते हैं पहले दोनों की एनर्जी क्या है? जीरो है, तो टोटल एनर्जी जीरो। बोल्ट्जमैन फैक्टर क्या है? एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टोटल एनर्जी अपॉन केटी। टोटल एनर्जी कितनी है? ये जीरो, तो एक्सपोनेंशियल की जीरो, एक्सपोनेंशियल की पावर जीरो होती है तो 1 आता है। सिमिलरली केस 2 ले लो, अब उसमें क्या करो, एक पार्टिकल की मान लो एनर्जी जीरो है, दूसरे की क्या है? ई है ना, तो टोटल एनर्जी क्या होगी? जीरो प्लस ई होगी। बोल्ट्जमैन फैक्टर क्या होगा? ई माइनस ई की पावर केटी आ जाएगा। ठीक है, अब चाहे इसको एक्सचेंज भी करो, इसको ई ले लो, इसको जीरो, पर उससे कोई फर्क नहीं होगा। फर्क क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने बोला इनडिस्टिंग्विशेबल केस है ना, तो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का जब केस होता है तो ये तो इसको ऊपर रखो इसको नीचे रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो तो खत्म ही हो गया ना, आउट हो गया केस। तो चलिए अब नेक्स्ट थर्ड केस क्या बन सकता है कि दोनों पार्टिकल्स, अब हमने कर लिए जीरो में भी कर लिए, जीरो ई में भी कर लिए, तो थर्ड केस में दोनों पार्टिकल्स किस में होंगे? ई एनर्जी लेवल में होंगे, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? 2e हो जाएगी। तो बोल्ट्जमैन फैक्टर क्या होगा? ई की पावर -2e अपॉन केटी। अब हमें तीनों एनर्जी लेवल्स के हिसाब से जब पार्टिकल्स को हमने रखा, उसके हिसाब से बोल्ट्जमैन फैक्टर हमारा आ गया। पार्टीशन फंक्शन क्या होता है? पार्टीशन फंक्शन सम ऑफ द बोल्ट्जमैन फैक्टर ऑफ ऑल द पॉसिबल अरेंजमेंट, जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट है, तो इन
सभी के जो 3 हमारे बोल्ट्जमैन फैक्टर की वैल्यूज आई हैं, ये तीनों, इन तीनों को क्या कर दो, सम कर दो, इन तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। सो द आंसर इज पार्ट ए। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन ही पार्टीशन फंक्शंस पे है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग अबाउट अ entropy change. Okay, so the maximum work available from combustion of 1 mole of methane gas at 298 Kelvin is 810 kilojoule per mole, and energy available as heat at constant pressure at 298 Kelvin is 890 kilojoule per mole. अब एंट्रोपी चेंज आपको फाइंड आउट करना है, बट इन जॉल पर केल्विन पर मोल फॉर दिस कंबशन प्रोसेस इज क्लोजेस्ट टू। तो जो एंट्रोपी है, ये जो कंबशन प्रोसेस हो रहा है मीथेन गैस का, इसमें जो एंट्रोपी है, एक तो उन्होंने बोला है जॉल में निकालनी है। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखना है, किसमें बोला है उन्होंने निकालने को। ऑल्सो आइडियल गैस बिहेवियर के उसने बोला है ज्यूम करने को, ये गैस कांस्टेंट की भी आपको वैल्यू दी हुई है। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है, वर्डिंग्स कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, वर्क अवेलेबल, एनर्जी अवेलेबल, है ना। तो जब भी वर्क अवेलेबल, हीट अवेलेबल, एनर्जी अवेलेबल ऐसा कुछ हो, तो दैट मीन्स वो सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, तो जब एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी इज लीविंग द सिस्टम, सो जो भी एक्चुअल चेंजेस आएंगे सिस्टम की एनर्जी में, ये जो वैल्यूज आ रही है एनर्जीज की, ये क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी। इट मस्ट बी इंश्योर अबाउट दैट। ठीक है, तो कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की गई है यहाँ पे। ठीक है, एनर्जी रिलीज कब होती है, या तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो या कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो, तो भी फ्री एनर्जी जी नेगेटिव रहता है, राइट। तो दैट मीन्स डेल्टा एच या डेल्टा जी, जो भी ये वैल्यूज दी हुई है ना आपको, ये क्या है, नेगेटिव है। अब उसने बोला मैक्सिमम वर्क अवेलेबल, दैट मीन्स गिब्स एनर्जी में जो फ्री चेंज आया है वो ऑब्वियसली क्या है, वो डिक्रीज, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 810 किलो जाउल पर मोल, 810 किलो जाउल। और उसके बाद उसने बोला हीट कितनी दी हुई है, कांस्टेंट प्रेशर पे इतनी दी हुई है। ठीक है, किलो जाउल पर मोल, ये भी नेगेटिव आ गई। अब टेम्परेचर भी दिया है, बाकी सब दिया हुआ है। ठीक है, अब गिब्स फ्री एनर्जी का एक्सप्रेशन लगा दो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एच भी दिया है, जी भी दिया है, टी भी दिया है, 298 केल्विन, बार बार कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हुई है, तो डेल्टा एस हम यहां से इजिली निकाल लेंगे। अब ध्यान देना यूनिट पे, यूनिट उसने क्या बोले थे, जाउल में बोले, उसने किलो जाउल नहीं बोला है। तो आपको ये जो किलो जाउल में दिया हुआ है 810 जैसे वर्क डन दिया है मैक्सिमम, ठीक है, विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इसको किस में कन्वर्ट करना है, जाउल में कन्वर्ट करना है। सिमिलरली हीट एनर्जी को भी आपने किस में कन्वर्ट कर लेना है, जाउल में कन्वर्ट कर लेना है सिंपली, और उस वैल्यूज को पुट कर देना है। पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर लेना है। दिस इज द ओवरऑल आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई वो नहीं है, बट आपको थोड़ा सा टर्म्स को ध्यान देना है। कंबशन प्रोसेस हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो हमने वैल्यूज को नेगेटिव, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव का भी फर्क पड़ा, तो टोटल आंसर आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं न्यूमेरिकल को। एक और ऐसे न्यूमेरिकल दिया, उन्होंने बोला n मोल्स ऑफ अ परफेक्ट मोनोटोमिक गैस विद वॉल्यूम v अंडरगोज एन एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन टू अ फाइनल वॉल्यूम v2, द चेंज इन एंट्रोपी। फिर से चेंज इन एंट्रोपी निकालना है। ओके, अब एडियाबैटिक, एडियाबैटिक मतलब कि जिसमें एडियाबैटिक सिस्टम कौन सा होता है, जिसमें कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती है। सो क्या आएगा, ठीक है, हीट एक्सचेंज की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, अगर आप हीट चेंज का निकालोगे तो ओवरऑल क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि कोई भी हीट चेंज नहीं होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। फ्री एक्सपेंशन बोला है, फ्री एक्सपेंशन क्या हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन वर्ड जब होता है ना, एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन मतलब कोई चीज एक्सपैंड कर रही है, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर में, बट अगेंस्ट अ वैक्यूम, मतलब अपने आप हो रहा है, वो फ्री एक्सपेंशन है ना, वो अपने आप एक्सपेंड कर रही है। सो देयर इज अ नो वर्क डन। ओके, कीप इन माइंड देयर इज अ नो वर्क डन, W क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये सिर्फ चीजें समझने के लिए है। कई बार क्या होता है, आपको एकदम से इंस्टेंट आपको फॉर्मुलेशन समझ नहीं आती, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो फिर फर्स्ट लॉ अगर हम देखेंगे तो डेल्टा यू की वैल्यू निकालेंगे, तो ऑब्वियसली अगर हीट चेंज और वर्क डन दोनों 0 है, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, 0, और इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 है, तो दैट मीन्स फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर सेम है, तो टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं है, टेम्परेचर चेंज इज ऑल्सो 0। दिस इंडिकेट डेल्टा टी इज ऑल्सो 0। अगर एनर्जी चेंज 0 है, इट इंडिकेट दिस प्रोसेस इज आइसो
थर्मल, ठीक है, वो यही इंडिकेट कर रहा है दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल। अब आइसोथर्मल अगर प्रोसेस हो तो इंट्रोपी का जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो जो टेम्परेचर वाली टर्म है वो तो खत्म ही हो जाएगी, है ना, जो साथ में इसके टेम्परेचर वाली टर्म है वो खत्म हो गई, ठीक है। तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या बना, आर लॉग V2 बाई V1, V2 कितना दिया है 5 ऑफ V1, ठीक है, उसको पुट कर दो, log 5 की वैल्यू पुट कर दो, दिस इज द आंसर। सो ऑप्शन बी इज योर आंसर, ठीक है। थोड़ा सा बेसिकली बस आप टर्मिनोलॉजी पर ध्यान दो, जैसे पहले मैंने आपको बोला वर्क अवेलेबल, हीट अवेलेबल, ऐसे एडियाबैटिक, फ्री एक्सपेंशन, यूनिट्स क्या दिए हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, बस उसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ग्राफ देख रहे हो आप, ठीक है, कितना डरावना लग रहा है ना वैसे तो इसमें क्या है, ये ग्राफ केमिकल पोटेंशियल और टेम्परेचर के बीच है ना। तो केमिकल पोटेंशियल और टेम्परेचर के बीच एक ग्राफ है जिसमें प्रेशर क्या है वो इंक्रीज कर रहा है, उसके रिगार्डिंग उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, कहते अब ये स्टेटमेंट्स पे और इस पे बाद में आएंगे। ग्राफ को समझने के लिए रिलेशन किसमें है, केमिकल पोटेंशियल और टेम्परेचर में। अब केमिकल पोटेंशियल क्या होती है, व्हाट इज केमिकल पोटेंशियल, पहले तो ये पता होना चाहिए। केमिकल पोटेंशियल क्या होती है, केमिकल पोटेंशियल होती है मोलर गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। अब ये आप सबने पढ़ा होगा, मैक्सवेल स्क्वायर बोलते हैं जिसको, जैसे आप सॉल्व करते भी होगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है हमारी। तो अब जैसे गिब्स फ्री एनर्जी पे यहाँ पे जाएंगे, जी टर्म गिब्स फ्री एनर्जी को डिनोट कर रही है। अब ये जो हम मैक्सवेल स्क्वायर बनाते हैं, अगर हमने यहाँ से इसको निकालना है इन टर्म्स ऑफ मोलर, है ना, मोलर गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, तो इसके जो साथ वाली टर्म्स होती हैं वो चेंज में आएंगी, डीपी और डीटी। अब ये एरो इधर जा रहा है, अगर तो अवे जा रहा है तो वो पॉजिटिव होता है, मतलब वी डी पी, ठीक है। अब ये एरो जो है इधर इसकी और आ रहा है पॉइंटेड टुवर्ड्स, ठीक है, इसकी तरफ आ रहा है तो माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। अवे जाता है तो पॉजिटिव, टुवर्ड्स आता है तो माइनस। अब इसके टुवर्ड्स आ रहा है तो माइनस डी टी, माइनस एस, ठीक है, माइनस एस डी टी। तो ओवरऑल ये क्या आएगा, वी डी पी माइनस ऑफ एस डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे एस एम वी एम ऐसे यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मोलर, क्योंकि आप ऑप्शन देखोगे उसमें भी ऐसे लिखा हुआ है ना। तो ये एम क्या है, मोलर को, ठीक है। और मोलर में जो केमिकल पोटेंशियल है वो क्या, मोलर गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो उसकी जगह मैंने डी म्यू लिख दिया। अब विद रिस्पेक्ट टू इसको चेंज करके देख लो, मान लो इन दोनों में से एक बार हम प्रेशर को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, अगर ये कांस्टेंट हो गया, ये जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, डी न्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस एस एम, है ना। इंट्रोपी की नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ इंट्रोपी। इसी तरह से अगर एक बार इस टर्म को विद रिस्पेक्ट टू आप क्या ले लो, कांस्टेंट टेम्परेचर की, ये टर्म को जीरो कर दो, है ना, dt जीरो हो जाएगी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो डी न्यू अपॉन डीपी क्या आ जाएगा, वी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये दो एक्सप्रेशन आपके बन गए, ठीक है, पोटेंशियल के टेम्परेचर के साथ। अब इससे आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हो, देखो पोटेंशियल का जो प्रेशर के साथ है उसमें किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम के, एंट्रोपी के इक्वल नहीं होता। ये खत्म, रिलेशन ही खत्म, ये मैथमेटिकल रिलेशन ही गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन में आप देखोगे जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन है उसमें क्या होता है, माइनस ऑफ एंट्रोपी होती है, यहाँ पे क्या वॉल्यूम है, ये भी, ये दोनों तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही गलत है, तो इसके स्टेटमेंट को भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर ये नेगेटिव ये दिया हुआ है, हमें पता है जो एंट्रोपी होती है सिस्टम की वो तो ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, दैट मीन्स हेयर ओनली स्लोप इज अ नेगेटिव, ओके, तो स्लोप नेगेटिव आ रही है, ओके। अब आपको ये भी पता होगा सॉलिड और लिक्विड की हम अगर बात करें तो सॉलिड की जो होगी उसमें एंट्रोपी कम होगी, एंट्रोपी की वैल्यू, है ना, सॉलिड और लिक्विड में, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स बड़े अच्छे से अरेंजमेंट रहता है, बड़ा हेक्सागोनल अरेंजमेंट रहता है, अच्छा वेल पैक्ड अरेंज रहता है। अगर आइस की भी बात कर लो तो उसकी जो एंट्रोपी होती है वो उसकी वैल्यू की होगी, कम होगी इन कंपैरिजन टू लिक्विड की। लिक्विड के पार्टिकल थोड़े फार अवे होते हैं और गैस में देखो तो एंट्रोपी काफी हाई होती है, राइट। तो अगर सॉलिड की लेस एंट्रोपी होगी इन कंपैरिजन टू लिक्विड के, तो जो नेगेटिव स्लोप आएगी उसमें वो भी लेस नेगेटिव आएगी, लिक्विड के केस में, लिक्विड के केस में लेस नेगेटिव आएगी। ऑल्सो अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन पे भी आए, ये अगर आप ऑप्शन देख रहे हो इसमें फॉर्मूले की तरफ देखो तो मैथमेटिकली इट इज करेक्ट, ये फॉर्मूला मैथमेटिकली क्या है, करेक्ट है। अब इसके स्टेटमेंट में आ जाओ। अब स्टेटमेंट बोल रही है जो ए और बी, ये ए कर्व है, ये बी कर्व है, दोनों अलग अलग प्रेशर पे है, एक कम प्रेशर पे है, एक ज्यादा प्रेशर पे है, ठीक है। कहती है दोनों क्या है, आइस है, ठीक है। पहली बात तो अगर हम आइस का केस लेते हैं ना, जब भी प्रेशर को बढ़ाते हैं तो आइस का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो कम होता है, ठीक है। आइस जल्दी मेल्ट हो जाती है हमारी, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है,
डाउन आ जाता है, ठीक है, प्रेशर बढ़ाने से। अगर आइस पे प्रेशर आप बढ़ाओगे तो उसका टेम्परेचर क्या आना चाहिए, डाउन आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आइस का यहाँ पे मान लीजिए दोनों आइस है, इसका प्रेशर बढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे तो इसका यार टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइट टुवर्ड्स जा रहा है, लेफ्ट नहीं गया है। दैट मीन्स ये दोनों सॉलिड नहीं है। सॉलिड के केस में क्या होता है, अगर प्रेशर को बढ़ा रही हो तो टेम्परेचर कम होना चाहिए था ना, बट ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। सो इट मीन्स कि दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये अल्टीमेटली ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हमारे पास क्या बची, ऑप्शन डी बचा। अगर आप उसमें देखोगे मैथमेटिकल इक्वेशन भी कंप्लीटली अलाइन है, एज वेल एज उसने क्या बोला है, ये टर्म जो है ये सॉलिड की है, ये टर्म जो है लिक्विड की है। वैसे भी आप सी अगर कर्व को देखोगे, दिस इज वेरी स्टीप, ठीक है, इन कंपैरिजन टू कर्व ए और सी में से देखोगे जो सी कर्व है वो ज्यादा स्टीप है, ज्यादा लेस नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो लिक्विड की एंट्रोपी होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू सॉलिड के, ठीक है। तो सी कर्व में अगर देखोगे वो दैट इज अ मच स्टीप एंड कंपैरिजन टू कर्व ए, ठीक है। सो द ऑप्शन इज अ डी, ए इज फॉर सॉलिड एंड सी इज फॉर लिक्विड। थैंक यू।